हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। कल हमने न्यूटन का जो है वो पहला नियम पढ़ लिया है बच्चों, सबने। दूसरा भी पढ़ लिया, ठीक है। पहला नियम किसके बारे में बताता है? सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताता है। तो दूसरा नियम जो है वो हम लोग बोल सकते हैं वो नियम नहीं है, एज ए फॉर्मूला बोल सकते हैं कि एक सूत्र है। क्यों? क्योंकि सर इसकी एक कंडीशन है। ये केवल कब लगता है? केवल कब लगता है? तो F बराबर एम ए जो है वो वैलिड कब है बच्चों? तो F बराबर एम ए जो है वो आपका वैलिड है। किसके लिए? F बराबर एम ए जो है वो वैलिड किसके लिए है? कि सर कहानी क्लियर है। F बराबर एम ए जो है वो आपका है जड़त्वीय जो निर्देशांक तंत्र है उसमें। तो अजड़त्वीय में क्या करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो चलिए, कल आपने दूसरा नियम पढ़ा और दूसरा नियम में अगर कहीं पर आपको इंस्टेंट पे फोर्स निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या? कि मास इंटू एक्सलरेशन या डीपी बाई डी टी, यही तो पढ़ा था ना। और अगर बात की जाए एवरेज औसत फोर्स की, भैया की औसत बता दो यार, औसत फोर्स की, एवरेज की। तो एवरेज के लिए अगर बात की जाए तो एवरेज जो है वो आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एवरेज जो है वो आपका हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी कर लेंगे। ओके, चलिए, तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो कल जो है वो यही चीजें हुई थी अपने बारे में अपने पास। तो कल ये दोनों, ये जो नियम है वो हमने पढ़ लिया था कि यार इंस्टेंट पे निकालना है तो डीपी बाई डी टी कर दो और एवरेज निकालना है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर दो। तो सिंपल सिंपल सी कुछ बातें करते हैं, थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहां पर अगर मैं बोलूं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा, आप लोगों को सबको करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, आइए, ये एक बॉल थी 1 kg की, है ना। ये इधर जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड से। इस तरफ आप आई कैप बोल दो और इस तरफ माइनस आई कैप बोल दो, दिशा के साथ बात करनी है, ठीक है। इस पर एक फोर्स लगा और वो फोर्स लगने की वजह से बॉल का वेग बॉल पर एक बल 0.02 सेकंड तक लगने से उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाता है। तो बल का औसत मान ज्ञात करो। चलो समझा दो, एकदम बेसिक सा है, समझा दो जल्दी से। चलिए, क्या बोला है? ये बॉल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रही है। ओके, 10 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रही है तो 0.02 सेकंड तक, ठीक है ना, 0.02 सेकंड तक उस पर क्या लगा कि एक 0.02 सेकंड तक उस पर एक बल लगा और बल लगने की वजह से उसका वेग जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से कम हो गया। ओके, तो आपको पूछा है बल का मान क्या है, उसी दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में नहीं हुआ, उसी दिशा में कम हो गया, तो आपको बल का मान बताना है। सिंपल सा सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। औसत बल की बात की जाए तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, एकदम आसान से क्वेश्चन है, बच्चों वाले हैं, है ना, एकदम चंपू चंपू से क्वेश्चन है। आंसर दे दिया है बच्चों ने 250 न्यूटन, ठीक है ना, 250 न्यूटन। चलिए, डायरेक्शन के साथ करेंगे तो वो बात तो अलग है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो ये यही तो लिखा है भाई दीपश्री, और क्या है? डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है, P2 माइनस P1, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों को पहले डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी का क्या मतलब होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी P2 माइनस P1, जैसा आप लोग लिखना चाहो वैसा लिख दो।
तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग की बात करें तो सर अंतिम में उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। संवेग में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग। तो द्रव्यमान तो 1 केजी का 1 केजी ही रहेगा, द्रव्यमान तो 1 केजी का 1 केजी रहेगा, लेकिन वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कौन सी दिशा में, उस दिशा में, तो वो आई कैप लिख दिया। माइनस प्रारंभ में, तो सर प्रारंभ में द्रव्यमान तो 1 था लेकिन वेग कितना था, 10। कौन सी दिशा में, उसी दिशा में, तो आई कैप की जगह आई कैप। तो डेल्टा पी जो है बेसिकली बच्चों आपके पास यहां पर क्या आई, 5 में से 10 गया तो आपके पास बच गया -5 केजी मीटर प्रति सेकंड आई कैप, केजी मीटर प्रति सेकंड आई कैप। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। संवेग में परिवर्तन निकालना यानी P2 - P1, कोई बड़ी बात हमने यहां पर नहीं की है, सीधा कर दिया है P2 - P1। अब अगर मैं बोलूं कि सर औसत बल पूछा गया है तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, -5 आई कैप। ओके, टाइम कितना है सर, समय लगा 0.02, तो वो यहां पे रख दिया। 0.02 को हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दिया तो नीचे भी 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया -500/2 आई कैप। और न्यूटन में 500/2 का आंसर सब बच्चों ने सही से लिख दिया है, -250/250 न्यूटन आई कैप में। किसमें, 250 न्यूटन आई कैप में। सब बच्चों का यही है, ठीक है ना। ओके, तो सिंपल सी बात है। ओके, अगर हमें बात करनी हो कि नहीं सर डायरेक्टली कर लो, बिना दिशा के कर लो, तो बिना दिशा के कर लो। पहले 10 से जा रहा था, बाद में 5 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, 5 - 10 करना है, तो 5 - 10 सीधा सा, तो 5 - 10, तो आंसर आ जाएगा 5 - 10 यानी माइनस का 5 बचा, -5/2। यहां पर माइनस ये इंडिकेट कर देगा कि इनिशियल वाले के ऑपोजिट है, ठीक है। लेकिन आई सजेस्ट यू कि बिना दिशा के नहीं करना है कभी, क्योंकि आप संवेग बल वगैरह निकाल रहे हो तो ये सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियों पे अगर आप ऊपर दिशा लगा के रखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना गलत करोगे, फिर गलत करोगे ना तो लफड़ा होगा, है ना। हाँ, मैग्नीट्यूड अगर ऑप्शंस में आपको पूछा मैग्नीट्यूड है कि भैया मुझे बल का सिर्फ मान बता दो, तो 250 न्यूटन, दैट्स वो एक अलग चीज है, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है ना। इसमें तो कोई बच्चों वाली बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। डेल्टा पी निकालना है, संवेग में परिवर्तन निकालना है कि कितना परिवर्तन हो गया। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, डिवाइड बाय क्या कर देना है बच्चों, डेल्टा टी कर देना है। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और डिवाइड बाय क्या कर देना है, डेल्टा टी कर देना है। सीधा सा आंसर आपका यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सीधा सा करना है ना। तो ऐसे ही आज 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन और करने हैं और आपको आंसर बताना है उन चीजों का। तो एक और क्वेश्चन, ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, m बराबर 2 kg की एक बॉल यहां v0 वेग से जाके टकराती है। v0 यानी आपका वही मैं 10 मीटर प्रति सेकंड लिख दूं, और जाके टकरा के जब वापस आती है तो उसका वेग v0/2 हो जाता है, यानी आधा हो गया। आते टाइम उसका वेग जो है वो v0/2 हो गया, ठीक है। आपको पूछा है कि दीवार के साथ गेंद का संपर्क समय, गेंद का संपर्क समय 0.1 सेकंड है, तो गेंद द्वारा या दीवार द्वारा गेंद पर लगा औसत बल ज्ञात करो। बच्चों वाली कहानियां हैं, बच्चों वाली बातें हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए सीधा सा, ठीक है ना। सीधा सा आंसर करना है कि एक बॉल है, m बराबर कितने की है सर, m बराबर 2 kg की बॉल है, वो गई ऐसे दीवार से टकराई, टकरा के वापस आई, तो जाते टाइम अगर उसका वेग v0 था तो वापस आते टाइम इसका वेग जो है सर वो v0/2 हो गया, ठीक है। v0 होता तो v0 लिख देते, v0/2 हो गया तो v0/2 लिख लेना। दिशा के साथ लिखोगे तो गलती नहीं होगी, वरना गलती हो जाएगी। आपको क्या पूछा है, औसत वेग, औसत बल। बच्चे ने आंसर किया है कि सर 80 न्यूटन आएगा, क्या आएगा 80 न्यूटन। तो चलिए भाई सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सबको करना है। 80 न्यूटन आंसर सबसे पहले गणेश जी का आया, फिर 200, 150, 100, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है ना। चेक करते हैं इनमें से कौन सा है। दिशा के साथ करोगे सोल्व तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो सर हमें डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो फाइनल की बात करो बच्चों, अंतिम की बात करो, तो यहां पर अंतिम क्या है सर, इसको दिशाओं के साथ ले लें, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ले लिया। तो अंतिम ये कौन सी दिशा में जा रहा है सर, अंतिम तो ये माइनस आई कैप में जा रहा है। किस में जा रहा है, माइनस आई कैप में। तो मास इंटू अंतिम वेलोसिटी, तो मास कितना है 2 kg और अंतिम वेग कितना है v0 बटा में 2, v0 का मान 10 है, तो 10 बटा में 2 कितना आ गया सर, 10 बटा में 2, और कौन सी दिशा में, माइनस आई कैप में। तो अंतिम जो संवेग है बच्चों वो आपका आ गया 2 से 2 कट हो गया 10 माइनस आई कैप। अच्छा, प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या होता है सर, वो भी मास इंटू प्रारंभिक वेग। तो मास है 2 और प्रारंभिक वेग क्या है सर, ये तो v0 ही है, कौन सी दिशा में, आई कैप में ही है, कितना 10, तो 10 आई कैप में। तो ये आपका क्या आ गया 20 आई कैप, कितना आ गया बच्चों 20 आई कैप। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे को पता है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो औसत आया, औसत कितना आया, तो सर जी यहां पर औसत आ गया अपना डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम है 10 माइनस आई कैप, माइनस प्रारंभिक है 20 आई कैप बटा में 0.1। तो बच्चों ये भी माइनस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस का है, तो यहां पर माइनस माइनस जुड़ के प्लस का हो जाएगा। तो एवरेज जो बल आपका आएगा, औसत जो बल आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 30 बटा में 0.1 माइनस आई कैप न्यूटन में। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका 300 न्यूटन आ जाएगा माइनस आई कैप में। और यहां पर दिशाओं का ज्ञान आपको है ही, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा सा करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 300 आएगा, कितना आएगा 300। अरे वैसे ही सोच लो ना यार, दो विपरीत दिशाओं की चीज है, दो विपरीत दिशाओं की चीज है, दो विपरीत दिशाओं की चीज है, तो भैया सिंपल सी बात है ना कि जब दो विपरीत दिशाओं की चीज है तो वेग संवेग को माइनस करेंगे। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, माइनस करने का मतलब तो जोड़ना हो गया ना। विपरीत दिशाओं वाले वेक्टर को माइनस कर रहे हो तो वो तो क्या हो गया, उसका मतलब तो जोड़ना हो गया ना। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि इसको दिशा के ज्ञान के साथ करना ही उचित रहेगा। 10 सेकंड टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान रख लेना। ओके, सीधी सी कहानी है ना। तो इसको ऐसे कर लिया जाएगा। चलिए, सब लोगों ने सही आंसर दिया है। शुरुआत में तो गलत दे दिया था, कुछ 80 बोल रहे थे, कुछ 200 बोल रहे थे, लेकिन बाद में सबने सही दे दिया 300 न्यूटन। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये m बराबर 1 kg की बॉल है, इसको यहां से 20 मीटर की हाइट से छोड़ा गया। ये जमीन पर आई, ऐसे टकराई नीचे और टकरा के वापस ऊपर उठी और 5 मीटर की हाइट तक गई। m बराबर 1 kg की बॉल थी, 20 मीटर की हाइट से छोड़ा गया और 5 मीटर की हाइट तक ऊपर उठी, ठीक है ना। तो 5 मीटर की हाइट तक ऊपर उठी। तो अगर यहां पे बात की जाए बच्चों, आपको बोला है संपर्क समय। अगेन संपर्क समय जो है वो आपको दे दिया, लेट्स सपोज कुछ भी ऐसा, मतलब 0.2 सेकेंड। तो धरातल द्वारा लगाया गया औसत बल, धरातल द्वारा लगाया गया औसत बल। जल्दी से आंसर, ये चीजें सीखनी है धीरे धीरे। थीटा पर आएंगे सुजाराम जी, आएंगे, टेंशन मत लो। अरे भाई 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 ही आएगा ना भाई अंशुल, इसमें क्या है। ये 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 ही आएगा ना। यहां पर भी माइनस आई कैप है और यहां से भी माइनस आई कॉमन ले लो। 10 माइनस आई कैप माइनस 20 आई कैप है, यहां से माइनस बाहर कॉमन लो जरा। ये वाला माइनस यहां ले आओ तो 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो दोनों जगह ही माइनस है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो 10 प्लस 20 यानी माइनस 30 आई कैप। आप तो पुराने स्टूडेंट हो यार, वेक्टर पढ़ा है, फिर ऐसे बातें तो नहीं करनी चाहिए। ये माइनस कॉमन ले लिया तो 10 और 20। अभी ऐसे हर क्वेश्चन में थोड़ी करके बताएंगे बार बार कि ये ऐसे देख लो, सीधा ही दिख रहा है ना, माइनस यहां है मतलब जुड़ जाएगा। हाँ बताइए क्या आएगा कि ये गिरा 0.2 सेकंड तक रुकेगा, मतलब कांटेक्ट में रहेगा, फिर वापस उठा, ऊपर उठा 5 मीटर तक। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिए जाए कि इतनी हाइट से गिरा है या इतनी हाइट तक ऊपर उठ सकता है,
तो आप वेग का फॉर्मूला तो जानते हो ना, किसी h हाइट से गिरे या h हाइट से ऊपर उठे, किसी h हाइट से गिरे या h हाइट तक ऊपर उठे तो वेग का फॉर्मूला होता है आपका √2gh। क्या होता है? √2gh। ये तो जानते हो, अभी अभी पढ़ा है। किसी h हाइट से गिरे या h हाइट तक ऊपर उठे तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? √2gh। होता है कि नहीं होता? वेग का फॉर्मूला होता है √2gh। चलिए, तो यहां पर बात करें इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे बच्चों, दिशा के बिना करोगे तो गलत होगा यार, फिर है ना, मैं बता दूं आपको कि फिर लफड़ा होगा। ये ऊपर जे कैप ले लिया, नीचे माइनस जे कैप ले लिया, या आप आई जे को छोड़ना चाह रहे हो तो एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव के साथ तो खेल लो ना यार। पॉजिटिव नेगेटिव तो लिख दो ना, आई कैप जे कैप नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव तो लिख लो। एक दिशा पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से बात की कि ये ऐसे नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो जब टकराने वाला था उससे जस्ट पहले वेग क्या था? टकराने वाला था उससे जस्ट पहले वेग क्या था? v1। तो देखिए, टकराने वाला था उससे जस्ट पहले वेग जो होगा वो √2gh। कभी भी कोई चीज h हाइट से नीचे गिरती है तो वेग होता है √2gh। हम जानते हैं ना, वेग क्या होता है? √2gh। तो ठीक है भाई, v1 बराबर 2, g की जगह आ गया 10 और h की जगह आ गया 20, तो ये भी 20 ये भी 20, तो रूट से बाहर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी टकराने वाला था, टकराने से जस्ट पहले वेग आ गया रूट, क्या आ गया कि वेग आ गया आपका √2gh, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, mgh ऊर्जा होती है भाई, ऊर्जा को हाफ mv² लिखोगे, m से m कट कर दोगे तो √2gh ही आएगा ना। यहां जब वापस ऊपर उठा तो v2 आएगा। क्या आएगा? v2। वो भी सेम उतना ही लिखेंगे, √2gh। तो सर इसका h कितना है? तो 2 की जगह 2, g की जगह 10, और ये जा रहा है केवल 5 मीटर तक। कितना? 5। तो ये 10 और इन दोनों को गुणा कर दो तो ये भी 10, तो v2 कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी आया, टकराने से पहले 20 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है ना, टकराने से पहले 20 मीटर प्रति सेकंड था, टकराने के बाद में जब ऊपर उठा तो 10 मीटर प्रति सेकंड से उठा। तो आपको सिंपली भाषा में छोटी छोटी काम करने हैं, और वो काम जो है वो आपके ये है कि भाई मुझे ये बताइए अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग क्या होगा। अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग क्या होगा? तो सर अंतिम संवेग ऊपर की ओर है, अंतिम संवेग ऊपर की ओर है। कितना? मास इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान कितना है? 1। वेलोसिटी कितना है? 10। तो ये हो गया 10 kg मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कौन सी तरफ? सर अंतिम तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो जे कैप लिख दो या सिर्फ प्लस लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इनिशियल, तो इनिशियल जो है वो क्या है? सर मास इंटू वेलोसिटी। मास तो 1 है, वेलोसिटी कितना है? 20। मास तो 1 है, वेलोसिटी है 20, तो 20 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन सर प्रारंभ में नीचे की ओर जा रहा था तो माइनस जे कैप है। कितना है बच्चों? माइनस जे कैप है। कितना होगा? माइनस जे कैप। सिंपल सा। ओके, क्या है? माइनस जे कैप। ओके, तो ये है आपका प्रारंभिक, अंतिम ये है प्रारंभिक। तो डेल्टा एफ एवरेज क्या आएगा? सर इसमें से ये माइनस कर दो, फाइनल में से ये इनिशियल घटाना है, तो ये 10 है, ये तो जे कैप में है ही है, माइनस ये क्या है? सर ये 20 है, ये माइनस जे कैप में है। किसमें है? ये 20 है, ये किसमें है? माइनस जे कैप में। डिवाइड बाई टाइम कितना है? 0.2। तो ये माइनस माइनस इस बार क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस माइनस इस बार क्या हो गया? प्लस हो गया। तो एवरेज जो है, एवरेज जो है वो आपका क्या आ गया कि सर एवरेज जो है आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये कट हो गया 300 बटा में 2, 150 न्यूटन आएगा जे कैप में। 150 न्यूटन आएगा जे कैप में। जे कैप का मतलब इस बार ऊपर की ओर आएगा, और आना ही है ना यार। आप में इतना तो कॉमन सेंस है ना कि ये बॉल गिरी तो ये जो दीवार है, ये नीचे जो धरातल है, इसने बॉल पर कौन सी तरफ फोर्स लगाया है? क्या इस धरातल ने बॉल को नीचे की ओर खींचा है क्या? नहीं, इसने तो बॉल पे फोर्स क्या लगाया है? ऊपर की ओर ही लगाया है ना। जब ये बॉल यहां आके टकराएगी तो ये जो धरातल है वो बॉल पे क्या करेगा? ऊपर की ओर ही तो फोर्स लगाएगा ना यार। तो सीधी सी बात है, जे कैप में आएगा। तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हो सीधा सा 150। क्या कर सकते हो बच्चों? 150 जे कैप, सिंपली। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखना। और ये अपने को 1D में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जब भी कोई चीज h हाइट से नीचे गिरती है, या कोई चीज में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो h हाइट तक ऊपर जा सकती है, तो उसका वेलोसिटी किसके बराबर होता है? √2gh के बराबर। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? √2gh के बराबर। तो आते टाइम की वेलोसिटी निकाली, टक्कर के बाद की वेलोसिटी निकाली, दिशाओं का ज्ञान लिया, दिशाओं का ज्ञान लिया, तो आते टाइम 20, जाते टाइम 5, सॉरी 10,
दिशाओं का ज्ञान लिया तो दिशाओं का ज्ञान ले लिया, तो दिशाओं का ज्ञान जो है वो कितना है 10, आते टाइम जो है वो क्या है, अंतिम क्या है 10 इंटू 1, यानी 10 ऊपर की ओर, और आते टाइम 20 इंटू 1, लेकिन वो नीचे की ओर। तो जाते टाइम है 10, आते टाइम है 20, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सा आंसर आ जाएगा कि सर 10 और 20 30 हो गया, अपॉन 0.2 हो गया। ठीक है, याद कर ले भाई यार, है ना। अरे अपने को पता है किसी भी चीज को जमीन से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या लिखते हो, v²/2g। तो ये इधर चला जाएगा तो 2gh बराबर क्या हो गया, v²। तो v बराबर क्या आएगा, √2gh। v बराबर क्या आएगा, √2gh। तो ये सीधा याद रख लो ना यार कि चाहे तो h हाइट से ड्रॉप किया जाए, या चाहे कोई बॉल ऊपर की ओर उठने वाली हो, चाहे कोई बॉल ऊपर की ओर उठने वाली हो, मैक्सिमम कितनी हाइट तक उठेगी उसके लिए अगर आपको वेलोसिटी बोले तो √2gh होता है सीधा सा। तो ये और ये लगाया, आया कहां से, h मैक्सिमम का फॉर्मूला नहीं होता अपने पास v²/2g, तो ये इधर भेज दो 2gh, v आ जाएगा। चीजों को थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए कि डायरेक्टली हम कर लेंगे। आइए, ठीक है, करना क्या है टेक पोल का, ई बुक तो आ रखी है ना भाई, ई बुक के क्वेश्चन कर लिए, उसमें लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, वो पूरे कर लिए आपने कमला जी? कौन सा 10 कहां से आया, ये 10 कहां से आया, ये पता नहीं यार कैसे आ गया, मुझे भी नहीं पता चला। शायद जी की वैल्यू होती होगी 10, या फिर इसके 10 की बात कर रहे हो तो ये वेलोसिटी है 10, उसको 1 से गुणा किया तो 10 आया। आइए आगे आ जाइए। चलो देखो, ले तो मैं रिस्क ही रहा हूं वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन देख लेते, ले लेते हैं, क्या पता थोड़ी मेहरबानी दिखा दो आप मेरे पे, थोड़ा खुद का भी चला लो कि नहीं सर हम चला लेते हैं, आप टेंशन मत लो। ये 10 मीटर प्रति सेकंड से इधर गया, इधर जाके टकराया, 60 डिग्री के कोण पे, और ये वापस 60 डिग्री के कोण पे ही वापस आया, सेम स्पीड v नोट से, सेम स्पीड v नोट से। कॉन्टैक्ट टाइम आपको दे रखा है 0.01 सेकेंड। दीवार द्वारा गेंद पर लगाए जाने वाला बल ज्ञात करो। बताओ जल्दी से, आंसर करना है। हाँ बताइए, सीधा सा ऐसे गया ऐसे आया, जनरल एंगल थीटा पे लेके भी कर लेना ना। आंसर आना चाहिए भाई। क्या नहीं दिया है, सब दिया हुआ है। हजार न्यूटन, 2000 न्यूटन, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये जनरल करवाऊंगा ना, जनरल करवाने का मतलब कई बार जो है ये क्वेश्चन आ जाता है थीटा वगैरह बदला हुआ हो
तो आपको कैसे करना है मैं उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हम जनरल चीज़ों के अकॉर्डिंग सोचेंगे, फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। अलग अलग आंसर सारे हैं बच्चों के, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है कि जब ऐसे 2 डायमेंशन में चल रहा हो, आपको दिख रहा है कि 2 डायमेंशन में चल रहा है और ये सब कुछ है ना, दीवार पूरी घर्षण रहित है, ठीक है ना, ये घर्षण रहित है, टेंशन नहीं लेनी है, घर्षण रहित है। अभी घर्षण वाले नहीं करेंगे, घर्षण वाले तो खैर मेडिकल में कभी नहीं करेंगे, घर्षण रहित ही रखेंगे। हाँ, यहां पर प्रत्यास्थता की बजाय टक्कर बदल देंगे, प्रत्यास्थता की बजाय टक्कर बदल देंगे, टक्कर आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगा तो टक्कर बदल देंगे, बाकी ये घर्षण रहित ही रखेंगे। दीवार जब घर्षण वाली होती है तब बड़े लफड़े होते हैं, वो अपने को नहीं करने हैं। तो चलिए, सब बच्चों ने कुछ आंसर दिए हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर अगर बात करें, आप समझिएगा, ये दीवार है आपकी, ध्यान से, ये दीवार है, एक बॉल ऐसे आई बच्चा, ये बॉल ऐसे आई कितनी स्पीड से, v0 से, ये ऐसे आई कितने के एंगल पे, बताइए मुझे एंगल कितना है कि सर थीटा है। तो अगर मैं बोलूं कि वो वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया, कोई गलत बात, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, ये v0 है तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा v0 cos थीटा, ये वाला घटक हो जाएगा v0 cos थीटा और ये वाला घटक हो जाएगा v0 sin थीटा। ऐसे ही होते हैं ना, जिसको घटक नहीं आते वेक्टर एक बार देख लेना, ठीक है ना। ये v0 है, ये थीटा है तो ये v0 cos थीटा और ये v0 sin थीटा। ये प्रारंभिक इनिशियल स्थिति है, इनिशियल स्थिति में बॉल के पास 2 वेग है, एक v0 cos थीटा और एक v0 sin थीटा। अब बॉल ऐसे गई, बिल्कुल किस स्पीड से, सेम स्पीड v0 से, एंगल भी थीटा सेम रहा, बिल्कुल यही थीटा रहा। ओके, तो अब अगर आपसे बोले कि अब 2 घटक कर दो तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, v0 cos थीटा और ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, v0 sin थीटा। ये क्या है, अंतिम स्थिति है, क्या है, फाइनल है। पहले ऐसे दिख रहा था, फाइनली ऐसे दिखा। तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन सा घटक जो है वेग का वो बदल रहा है, तो आप क्लियरली बोलोगे कि सर v0 sin थीटा पहले भी नीचे की ओर था, अब भी नीचे की ओर है। v0 sin थीटा पहले भी नीचे की ओर था, इसको मैं बोल दूं i कैप, ये j कैप, ये माइनस i कैप और ये माइनस j कैप। तो अगर आप बात करो कि v0 sin थीटा, तो v0 sin थीटा पहले भी माइनस j कैप था, अब भी माइनस j कैप है, वैल्यू भी v0 sin थीटा थी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और आएगा भी नहीं। जब तक दीवार घर्षण रहित रहेगी, दीवार के समांतर जो घटक होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा कभी, ये लास्ट तक ध्यान रखना, पूरे फिजिक्स में ये बात मानी जाएगी। और आपके दीवार में कभी घर्षण आएगा नहीं मेडिकल में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सर उसके समांतर वाला घटक तो कभी नहीं बदलना। ओके, कभी भी नहीं बदलना। अब बात करते हैं कि कौन सा बदला, तो सर कोस थीटा वाला बदला। तो मैं सीधा बोल दूं कि भाई वेग में कितना परिवर्तन आया, डेल्टा वी। तो आप क्या लिख दोगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो सर वेग में जो परिवर्तन है वो कितना आया कि पहले ये इधर जा रहा था v0 cos थीटा से, पलटकर वापस आया है v0 cos थीटा से। तो कौन सा बदल रहा है सर, ये cos थीटा वाला घटक बदल रहा है। अंतिम क्या है, अंतिम सर वेग है v0 cos थीटा, कौन सी तरफ, माइनस i कैप में। v0 cos थीटा कौन सी तरफ है, माइनस i कैप में। कौन सी तरफ है, माइनस i कैप में। माइनस प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक v0 cos थीटा है, वो कौन सी तरफ है, i कैप। यहां माइनस i कैप और इसका भी बाहर ले लो तो ये भी माइनस i कैप। तो डेल्टा v जो है, वेग में परिवर्तन जो है क्या आया, माइनस बाहर ले लिया तो ये v0 cos थीटा i कैप प्लस v0 cos थीटा i कैप हो गया। तो सर दोनों जगह v0 cos थीटा i कैप, v0 cos थीटा i कैप, तो क्या हो गया आपका 2 v0 cos थीटा। डेल्टा v बराबर क्या आ गया, -2 v0 cos थीटा i कैप। ये वेग में परिवर्तन आ गया। हमें वेग में परिवर्तन निकालना था क्या, नहीं, हमें किस में निकालना होता है, हमें निकालना था संवेग में परिवर्तन। तो संवेग क्या होता है, वेग में जो परिवर्तन आया उसको द्रव्यमान से गुणा कर दो, बस इतनी तो बात है ना। तो संवेग में परिवर्तन क्या आया, तो डेल्टा पी की जगह अपने पास आ गया सीधा सा कि माइनस इसको m से गुणा कर दो, यानी 2m v0 cos थीटा i कैप, 2m v0 cos थीटा i कैप। और बच्चों एवरेज बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो सर संवेग बटा में समय, संवेग में परिवर्तन बटा में समय। तो संवेग में परिवर्तन कितना आया, अब मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख दूं सीधा सा, तो क्या आया 2m v0 cos थीटा बटा में टाइम डेल्टा टी। तो ये आपको सीधा ध्यान रखना है। कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान रख लेना है कि भाई कितना परिवर्तित हुआ। तो साइन थीटा वाला तो परिवर्तित हुआ नहीं है सर जी, बिल्कुल। कोस थीटा वाला पहले इधर था अब इधर आ गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, सीधा ध्यान रखो ना कितना हुआ, v0 से जा रहा था v0 से वापस आया, तो चेंज कितना हो गया,
2v0, कितना चेंज हो गया 2v0, तो 2v0 cos थीटा, मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2mv0 cos थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो आपका एवरेज का फॉर्मूला आ गया सीधा 2mv0 cos थीटा अपॉन टाइम डेल्टा टी। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या है 2, m कितना दे रखा है आपको, m और v0 की वैल्यू रख दो, m 2 kg है, v0 10 है, थीटा 60 है, तो ये 2 v0 10 cos 60 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दे रखा है, डेल्टा टी भी लिख लीजिए, डेल्टा टी कितना दे रखा है 0.01, 0.01, 0.01, बस cos 60 और 2 आपस में कट हो जाएंगे क्योंकि 1/2 होता है, 20 बटा में 0.01, तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो ये हट जाएगा, यानी 2000 न्यूटन जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा 2000 न्यूटन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा माइनस साइड में, 2000 न्यूटन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा माइनस साइड में। तो आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखा करो। सुनो, एक डायरेक्ट मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, मेरे को आप छोटी छोटी बातों के आंसर दो। पहली बात अगर मैं बोलूं कि ये बॉल इधर जा रही थी v0 से और ये जाते जाते रुक जाती है कहीं पर, तो मुझे ये बताओ इसके वेग में परिवर्तन कितना आया। ये इधर जा रही थी और जाते जाते रुक गई, जाते जाते रुक गई, तो वेग में परिवर्तन कितना बोलोगे आप, ठीक है ना, वेग में परिवर्तन कितना बोलोगे, तो आप क्लियर बोलोगे कि सर v0 से 0 हो गई, यानी वेग में परिवर्तन v0 हुआ। कम हुई है तो मैं माइनस v0 बोलूंगा, लेकिन सीधी भाषा में बोले तो v0 तो हो गया सर, यही है। अच्छा अब अगर यहां पर बात करें, देखना सुनना ये बात, ये v0 और ये रुक जाती है तो डेल्टा v बराबर माइनस v0, क्या हो गया माइनस v0। अब मैं बोलूं कि वो रुकी नहीं, वो विपरीत दिशा में v0 हो गई, तो आप मुझे बताइए यहां से यहां जाना है तो परिवर्तन कितना हुआ, सर यहां से यहां जाना है तो परिवर्तन फिर से v0 हो गया, कितना हो गया v0 हो गया, लेकिन सर विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस v0, तो टोटल परिवर्तन जोड़ोगे, टोटल परिवर्तन जोड़ोगे तो माइनस में 2v0 ही तो बोला जाएगा ना यार उसको। तो यही बात मैं बोल रहा हूं, आप वेक्टर फॉर्म में कर लो या कॉमन सेंस लगा लो, बाकी सबसे सही है वेक्टर फॉर्म में जाना। किसमें, वेक्टर फॉर्म में जाना है ना। तो वेक्टर फॉर्म में करोगे तो जल्दी आंसर आएगा कि सर इधर जा रही थी अब इधर आ गई है, यानी परिवर्तित हुई है, दिशा पूरी बदल गई है यार। ये v0 से जा रहा था, अब v0 इधर हो गया, तो टोटल परिवर्तन कितना हुआ है 2v0 हुआ है, कितना हुआ है 2v0 हुआ है। यही बात आपको यहां पर बताई जाती है बच्चों, यही बात यहां पर बताई जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो है इस पे करते हैं, फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको ऐसे आंसर डाल देना है, इसमें ध्यान रखना सारी चीजों का। तो 10 ग्राम या 100 ग्राम, 100 लूं क्या, 100 ग्राम लेंगे तो 2 kg की एक चकती को हवा में उछालकर नीचे से 10 ग्राम द्रव्यमान की गोलियां v बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागी जाती है, चकती से टकराकर गोली का वेग 0 हो जाता है। ये अच्छा है ना। यदि चकती को
हवा में साम्यावस्था में रखना हो तो साम्यावस्था में रखना हो तो प्रति सेकंड कितनी गोलियां दागनी होगी। आइए हाँ, तो चलिए क्या बोला गया है कि एक चकती है ऐसे, कहां गई चकती मेरी, ये रही, ये चकती है, इसको ऐसे हवा में उछाला और फिर रजनीकांत सर नीचे से गोलियां दायर करने लग गए, ठीक है ना। वो गोली, प्रत्येक गोली जो है वो ऐसे जाके इससे टकराती है, टक 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 टक, और टकरा के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। प्रत्येक गोली इससे जाके टकराती है, टकरा के वेग उनका हो जाता है 0। तो आपको पूछा है कि प्रति सेकंड कितनी गोलियां इससे जाके टकराए, प्रति सेकंड कितनी गोली इससे जाके टकराए कि, ठीक है ना, प्रति सेकंड कितनी गोली इससे जाके टकराए कि लास्ट में यहां पर जब प्रति सेकंड कितनी गोली इससे जाके टकराए कि ये हवा में ही रहे, साम्य अवस्था में रहे, या नीचे इस पे जो mg लग रहा है उतना mg इस पर ऊपर की ओर कौन लगा दे, गोलियां लगा दे, उतना बल उस पे ऊपर की ओर गोलियां लगा दे, ठीक है ना। तो चलिए भाई बच्चों बताइए क्या यहां पर आंसर आएगा, बताइए, सब लोगों को करना है। 20 आंसर आएगा। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे कि सर कितनी गोली जाए। पहले बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, प्रति सेकंड पूछा है ना, पहले बात को सुनना कि ये जो डिस्क थी, ये जो चकती थी, इसका द्रव्यमान मैं कैपिटल एम मानूं, इसका कैपिटल एम जी नीचे लग रहा है। एम किसका, चकती का द्रव्यमान, सुनना ध्यान से, एम किसका, चकती का द्रव्यमान, ठीक है, चकती का द्रव्यमान। स्मॉल एम जो है वो एक गोली का द्रव्यमान, एक गोली का 10 ग्राम की दे रखी है ना, गोली का द्रव्यमान, एक गोली का द्रव्यमान। ये चकती है, ठीक है ना, और ये टकरा रही है, और स्मॉल एम जो है वो एक गोली का द्रव्यमान है। तो चलिए सुनिए बच्चों, हम लोग ये बोलेंगे कि यार सीधी सी कहानी है, ये चकती जो है इस पर नीचे mg लग रहा है, गोलियां यहां पर जाके इससे टकराएगी तो ऊपर से बल ऐसे F लगाएगा। वो बल किसके बराबर है, वो बल किसके बराबर है जरा सोचिए। तो सर जो गोलियां बल लगाएगी वो बराबर होगा डेल्टा P बाय डेल्टा टी, संवेग में परिवर्तन बटा में समय, यही तो पढ़ा है ना, संवेग में परिवर्तन बटा में समय। सब लोग ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक गोली का संवेग में परिवर्तन कितना आया, प्रत्येक, मैं पहले पूरा बता देता हूं फिर लास्ट में फॉर्मूला तो रट ही लेना, आप लोग समझ जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है। तो प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन, तो प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन मुझे केवल मैग्नीट्यूड वाइज बता दो, है ना। तो आप लोग कॉमन सेंस से बोलोगे कि यार सर पहले प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन करें, तो गोली जा रही थी, टकराई, तो टकराने के बाद में उसका वेग 0 हो गया, यानी उसका अंतिम संवेग कितना है, 0 है, और प्रारंभिक संवेग कितना है, mv0 है। अंतिम संवेग कितना है, 0 है, प्रारंभिक संवेग कितना है, mv0 है। तो प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन आपका कितना हुआ, तो सर प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन हो गया -mv0। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बोले, डायरेक्शन तो हमें पता ही है, गोली जाके टकराएगी तो ऊपर की ओर बल लगाएगा, तो mv0 बोल दिया। प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन है आपका mv0, सिंपल भाषा में बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज बता दो सर, तो mv0 हो गया। चलिए अब मैं यहां पर क्या बोलूं कि यहां पर एवरेज का मतलब है कुल कितना संवेग परिवर्तन हुआ और कितना टाइम लगा, डेल्टा P बाय डेल्टा टी नेट टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि माना T समय में
टी समय में एन गोली दागी गई, टी समय में एन गोली दागी गई। एक एक चीज को सुनना, टी समय में एन गोली दागी गई, कितने टी यहां सेकंड में लेंगे, तो टी समय में एन गोली दागी गई, तो आप लोग क्या लिखोगे कि सर कुल संवेग परिवर्तन, नेट कुल संवेग परिवर्तन कितना हुआ, तो सर एक का संवेग परिवर्तन mv नोट है, तो टोटल कितनी गोलियां थी n, कितनी गोलियां थी n, तो n गोलियों की वजह से संवेग परिवर्तन हो गया n mv नोट, कितना हो गया mv नोट, एक का संवेग परिवर्तन कितना हुआ mv नोट, तो टोटल n गोलियां थी, तो संवेग परिवर्तन हो गया n इंटू mv नोट। तो औसत बल की अगर मैं बात करूं तो वो आपका आ गया कि टोटल संवेग परिवर्तन n mv नोट बटा में टोटल टाइम कितना t, और टोटल गोली बटा में समय दे दूं तो ये क्या आ जाएगा, टोटल गोली बटा में जो समय लिख दूं तो इसको मैं लिखता हूं स्मॉल n, टोटल गोली बटा में समय, यानी ये हो गया जो आपसे पूछा गया है गोलियां प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा गोलियां प्रति सेकंड, कि प्रति सेकंड कितनी गोली दागी गई, टोटल टी टाइम में एन गोली दागी गई, तो प्रति सेकंड क्या करोगे, वो 10वीं क्लास में 8वीं 9वीं में पढ़ते थे ना, 10 रुपए में 5 केले, तो 1 रुपए में कितना केला, तो वही टी समय में एन गोलियां, तो 1 सेकंड में, टी सेकंड में एन गोलियां, तो 1 सेकंड में कितनी गोलियां एन बटा में टी, एन बटा में टी, उसको मैंने स्मॉल एन बोल दिया क्योंकि वही पूछा है, वही आपसे पूछा गया है। तो ठीक है भाई, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया कि सर इसको लिख दो एन mv नोट, और ये जो बल है आपका कैपिटल mg के बराबर हो जाए, ये जो बल है बच्चों आपका कैपिटल mg के बराबर आ जाए, तो गोलियों का आंसर सही आ जाएगा। तो ये स्मॉल n का मतलब हो गया गोली प्रति सेकंड, स्मॉल n का आंसर हो गया गोली प्रति सेकंड, जो आपका कैपिटल mg अपॉन स्मॉल mv नोट। आप लोग कुछ डायरेक्ट याद रखते हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन कंडीशंस पता होनी चाहिए कि टकरा के वेग 0 हो रहा है, अगर टकरा के वापस उसी वेग से आती है तो यहां पर 2 mv नोट हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए और इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन आपको करवाया है। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, काम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है, प्रति सेकंड कितनी गोलियां हैं, प्रति सेकंड कितनी गोलियां हैं, तो एम कितना है चकती का द्रव्यमान, चकती का द्रव्यमान कितना 2, जी की जगह 10, एम प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है और वेग है 100, तो 10 ग्राम को केजी में बदलोगे, ये ग्राम को केजी में बदलोगे तो 10 की घात -3, और वी नोट है 100, तो ये लिख दिया बच्चों। तो यहां पे ये 100 और 10, 10 की घात 3 हुआ, ये -3 से कट हो गया, तो एन आ गया आपका 20 गोली प्रति सेकंड। प्रति सेकंड रजनीकांत सर को कितनी गोलियां दागनी पड़ेगी, 20 सेकंड, 20 गोली। अगर 20 गोली आएगी तो आप लोगों का आंसर यहां पर क्लियर आ जाएगा सीधा सा कि सर 20 गोली प्रति सेकंड दागेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं रटना नहीं है, समझना है। गोली टकरा के वेग 0 हो तब यह सूत्र लगाना है, अगर टकरा के वापस उसी वेग से आए तो यहां पर नीचे 2 mv नोट हो जाएगा, फिर 10 गोलियों की जरूरत रहेगी, फिर 20 की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, 10 की जरूरत पड़ेगी। बोलो भाई, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, पूछ लेते हैं, है ना, जनरली लोग पूछ लेते हैं, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ना। एकदम सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बातें हैं, आप लोगों को आंसर बताना है। तो सर सीधी सी कि क्या रहेगा, mg अपॉन mv नोट, याद रख लेना सीधा सा, नंबर ऑफ गोली प्रति सेकंड, नंबर ऑफ गोली प्रति सेकंड, प्रति सेकंड कितनी गोलियां दागी जाएगी। तो कुछ बच्चों ने आंसर डायरेक्ट दे दिया था क्योंकि इन्होंने इसको सीधा सा याद रख रखा था, तो आप भी याद रख लो। याद रखने के मैं साइड में नहीं हूं, लेकिन कंडीशंस पता होनी चाहिए बच्चों कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तब 10 होगी प्रिंस, यहां पे नीचे 2 करना है, नीचे 2 करना है, तो नीचे 2 करने से आधा हो जाता है, वो 10 होगी 20 नहीं, ठीक है। तो सीधा सा ध्यान रखना है, ओके। पहली बार भी अच्छे से ही बताया था, ऐसा नहीं है। mg को kg का है ही नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूं ऐसा यूनिट में ले लो, हमेशा ऐसा यूनिट में लो, तो बाकी टेंशन रहती नहीं है। चलिए, तो क्या करना है, एक चकती को हवा में उठाया, एक चकती को हवा में उठाया, और जब हवा में उठाया
तो आपको बोला कि वो नीचे से गोली फायर करेगा तो एक लंबा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, और उस लंबे टाइम में तो प्रत्येक गोली का जो होता है वो तो इंस्टेंटेनियस होता है, और यहां पे हमें लिख लेना है कि एवरेज औसतन कितना बल लग रहा है वो mg के बराबर हो जाए। तो बल लगेगा क्यों? जब भी आपका बल का कारण आए, एक बार मेरे को बात को सुनना, ठीक है ना, और एक चीजों को समझना, जब भी आपसे कहीं भी बल पूछे, यहां नहीं आगे भी अगर कहीं पर बल पूछे, तो हम लोग सीधा सा ध्यान रखते हैं कि सर अगर बल की बात की जाए तो आप यहां पे कर सकते हो कि जब बल की बात की जा रही है तो आप हमेशा संवेग संरक्षण निकालो या संवेग में परिवर्तन निकालो। क्या निकालो? संवेग में परिवर्तन निकालो, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन आप निकाल सकते हो। तो संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर संवेग में परिवर्तन से बल आता है, बल बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो एक गोली mv नोट से जा रही थी, ठीक है ना, mv नोट से जा रही थी, बाद में वेग 0 हो गया, तो चेंज क्या हुआ कि 0 माइनस mv नोट, 0 माइनस mv नोट, बाद में 0 हुआ, पहले mv नोट से जा रही थी, तो संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? माइनस mv नोट। संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? माइनस mv नोट। एक जो है वो माइनस आया, ठीक है। अब माइनस तो सिर्फ दिशा बताता है, क्या बताता है? दिशा। ये mg के विपरीत, तो हमें तो वैसे भी पता था कि बल जो है वो ऊपर की ओर लगेगा, तभी तो mg का विपरीत करेगा ना, तभी तो mg का विपरीत करेगा ना, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर ये बता दिया गया, ठीक है। तो डेल्टा पी जो है वो आपका आ गया एक गोली का डेल्टा पी, लेकिन ये तो पूछ रहा है कि टोटल कितनी गोलियां प्रति सेकंड टकराएगी। तो मैंने बोला कि मान लो कि टी समय में n गोली जाए, टी समय में n गोली जाए, तो कुल संवेग क्या हो जाएगा? n mv नोट। कितना हो जाएगा? n गुणा में mv नोट। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा कि n mv नोट बटा में t, n mv नोट बटा में t, ठीक है। अब आपसे पूछा है प्रति सेकंड, तो बचपन में जैसे पढ़ते थे टी सेकंड में n गोली, तो प्रति सेकंड में n बटा में t गोली, और यही आपसे पूछा गया है, यानी n बटा में t आपसे पूछा गया है। तो n बटा में t को मैंने एक नया नाम दे दिया, स्मॉल n। क्या दे दिया? स्मॉल n दे दिया। तो स्मॉल n दे दिया, तो f एवरेज इज इक्वल टू n mv नोट, n आ गया स्मॉल n mv नोट बराबर mg, तो आप इसको डायरेक्टली ध्यान में रख लोगे तो सीधा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था। अब मैं इसको एक चीज भी आपको बता दूं, ठीक है, हाँ, गोली पार होने पर बता दिया जाएगा क्या होगा। चलिए, तो मेरे को एक चीज बतानी है आपको। हाँ बच्चे, सेंटर ऑफ मास, जब तक सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ेंगे ना तब तक हम यही मानेंगे डिस्क बहुत छोटी साइज की है और उसके हर जगह सेंटर पे लग रहा है, मतलब टॉपल नहीं करेगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे डिस्क नहीं गिरेगी, हम लोग मान रहे हैं कि उसके सेंटर पे ही लगेगी हर गोली, ठीक है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना। हम लोग मानेंगे कि डिस्क का साइज बहुत छोटा है, वो पॉइंट मास के बारे में, जब तक हम सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं या ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो पॉइंट मास की तरह ही माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो ओके, तो यहां पर यह बात है। अब बच्चे कंडीशंस पूछ रहे हैं, या तो उनको पता होगा, ठीक है, या अगर नहीं पता है तो मैं ये जैसे यहीं पर अपने को देखना है बच्चों। जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि सर गोली चीर कर ऊपर चली जाए, ठीक है ना, सर 10 कब होगा? जी की 10 क्या है? अरे जी की वैल्यू तो 10 ही लिखते हैं ना, 9.8 तो ऑप्शन पॉइंट्स में हो तब देख लेते हैं, ये एक बार देख लो, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर चीर के ऊपर चली जाए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं साहब टकरा के वापस आ जाए। अरे टाइम लिया ना, एफ एवरेज में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्या बात कर रहे हो? ये टाइम नहीं लिया क्या? ये एन बटा टी नहीं लिखा क्या? ये एन बटा टी लिखा हुआ है ना, टाइम तो लिया हुआ है ना यार, एन बटा टी तो लिखा हुआ ही है, इसको स्मॉल एन ले लिया है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्या ये एन जो है वो गोलियों की संख्या है क्या? ये गोलियों की संख्या प्रति सेकंड है, ठीक है ना। तो इसकी अलग अलग कंडीशन के हिसाब, अगर गोली पार हो जाएगी तो क्या करना है, अच्छा, और अगर गोली टकरा के किसी वेग से वापस आ जाती है तो क्या करना है। तो सुनिए बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने डेरिवेशन इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें इसका डेरिवेशन समझ में आए, ठीक है ना, ये इसलिए बताया कि अलग अलग कंडीशन में तुम्हें खुद को देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया है। मैं इस पे कतई नहीं हूं इंटरेस्टेड, है ना, जबकि तुम्हारी आदत है खैर इस पे आने की कुछ लोगों की कि हमें बस ये बता दो, तो मैं इसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड किन चीजों में हूं, इस प्रोसेस में इंटरेस्टेड हूं। अगर आप लोग इसको समझते हो तो एक एक लाइन में आप 10 सेकंड मानो तो ये 60 सेकंड में हो जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती वहां पे एग्जाम में। लेकिन उससे आपको हर एक कंडीशन के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, संवेग में परिवर्तन निकाला, एक गोली का संवेग में परिवर्तन निकाला, ठीक है। गोली पर हम लोग ये मानेंगे नहीं कि ग्रेविटी काम करती है, तो उसका तो mg है नहीं, ठीक है ना। एक गोली के संवेग में परिवर्तन निकाला, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना आंसर आ गया n mv बराबर mg, जहां n क्या है, गोली के संवेग में परिवर्तन, ये गुणा में गोली प्रति सेकंड। अब यार ये
टू कब होगा और क्या होगा ये खुद सोचो ना, कि संवेग में परिवर्तन ही तो निकालना है, तो क्या दिक्कत है। जैसे ये गोली है, सोचो ये गोली है, यहां इसको v नोट वेग से गई, सुनो ये गोली इससे v नोट वेग से गई और टकरा के v1 वेग से वापस आ गई, टकरा के v1 वेग से वापस आ गई, तो इसके संवेग में परिवर्तन, इस गोली के संवेग में परिवर्तन कितना होता है। सुबह से हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ना कि इसके संवेग में परिवर्तन क्या होता है, गोली प्रति सेकंड इंटू इसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा। सर mv नोट से गई और ये इससे वापस आ रही है mv1 से, तो m कॉमन ले लो, v नोट प्लस v1 कर दिया, इसको mg के बराबर कर देंगे, सीधा सा। तो आपका n का आंसर यहां पर अगर वापस आ रही है तो संवेग में परिवर्तन ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। पहले इसका वेग 0 किया फिर विपरीत दिशा में भी वेग दिया तो ज्यादा होता है। अगर सर ये गोली है, ये यहां पर v नोट वेग से आई, टकराई और टकरा के इसको चीर कर पार निकल गई और इसका वेग v1 हो गया, यानी गोली इसको चीर कर आगे निकल गई, गोली इसको चीर कर आगे निकल गई, तो सीधी सी बात है संवेग में n यानी प्रति सेकंड कितनी गोलियां, और इस बार संवेग में परिवर्तन क्या होगा। तो सर संवेग में परिवर्तन v नोट माइनस v1, माइनस में होगा इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन वो माइनस मैंने ड्रॉप कर दिया तो सीधा क्या लिख दिया मैंने, v नोट माइनस v1 बराबर mg, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो सीधा सा ऐसे कर देंगे। तो ये कंडीशन तो खुद के दिमाग में आनी चाहिए ना यार, कोई लिखवाने वाला तुम्हें कितना रटवा के भेजेगा कि ये रटो ये रटो, ये खुद सोचो कर क्या रहे हैं, संवेग में परिवर्तन निकाल रहे हैं, प्रति सेकंड गोली। सीधा सा आंसर याद रखना है कि mg को बैलेंस किया जा रहा है, प्रति सेकंड कितनी गोली है और प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन कितना है, प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन कितना है, प्रत्येक गोली का संवेग परिवर्तन कितना है। बस ये याद रखो कि भैया mg बराबर कर रहे हैं कि प्रति सेकंड कितनी गोलियां हैं और प्रत्येक गोली का संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, प्रति सेकंड कितनी गोलियां हैं और प्रत्येक गोली के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है। तो कहानी क्लियर है सर कि प्रत्येक गोली के जो संवेग में परिवर्तन है वो क्या है, यहां वापस आ रहा है तो v नोट प्लस v1, और यहां एक ही दिशा में चला गया तो v1 माइनस v नोट होता है, लेकिन अपने को माइनस में लेना है इसलिए मैंने v नोट प्लस v1 कर लिया। अगर ये v1 माइनस v नोट लोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, करने की टेंशन क्या है ना। तो ये है और कुछ नहीं है, तो आपको फॉर्मूला रटना क्यों है यार, समझो ना बात को। करना क्या है कि भैया मामला ये है कि जो भी डिस्क है उसका mg संभालना है, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, n यानी प्रति सेकंड कितनी गोली, प्रति सेकंड गोली, प्रति सेकंड गोली कितनी गोली है इंटू डेल्टा p यानी एक गोली के संवेग में परिवर्तन है, एक गोली के संवेग में परिवर्तन। फॉर्मूला मत समझो, चीजों को समझो कि कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। हां आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अरे कर लेना भाई, 2 kg कर लो, कहां फर्क पड़ता है, ठीक है। हां क्या दिक्कत है। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आए ना, हालांकि आते हैं अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो दिमाग में क्वेश्चन आए ना उसको एक बार कॉपी पर लिख के खुद से आंसर देने की कोशिश करो, है ना। देखो 2 टाइप से पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो जानकारी वाली चीजें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन छोड़ो यार, पूरे फिजिक्स में जो जानकारी वाली बातें हैं ना वो 40 से 45 कॉन्सेप्ट है टोटल पूरे फिजिक्स में। फिर हम लोग पढ़ते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इधर से लगाया उधर से लगाया, फॉर्मूलाज बताते रहते हैं, ये फॉर्मूला लगाओ वो फॉर्मूला लगाओ। क्यों लगाना है यार, बल लगाना है। बल का मतलब कल से क्या पढ़ते आ रहे हैं, संवेग में परिवर्तन बटा में टाइम, संवेग में परिवर्तन बटा में टाइम, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, एक गोली के संवेग में परिवर्तन निकाला, बटा में टाइम का मतलब हो गया कि प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब बटा में चला गया टाइम, प्रति सेकंड का मतलब बटा में चला गया टाइम, तो ये सूत्र हो गया, यहां से n निकालो। अब जैसे भी निकालना है, संवेग में परिवर्तन अगर नहीं निकालना आया तो फॉर्मूला भी रटने से कोई मतलब है नहीं बेसिकली, ठीक है। बाकी रटना चाहो तो ये रट लो, ये रहा फॉर्मूला एक, यहां पे रहा, लेकिन क्यों रटना, चीजों को समझो इसको, ठीक है ना। ओके ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ है। तो एक इजी सा क्वेश्चन कर दीजिए। एक कण का वेग
एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले कण का वेग v बराबर v नोट साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप है, तो कण के संवेग व उस पर लगने वाले तात्क्षणिक बल के मध्य का कोण कण के संवेग व उस पर लगने वाले तात्क्षणिक बल के मध्य का कोण। हाँ बताओ भाई जल्दी से। हाँ चलिए, हाँ क्या करना है, एक 2 केजी द्रव्यमान वाले कण का वेग v नोट दे रखा है, तो कण का संवेग और उस पर लगने वाले बल, उस पर लगने वाले तात्क्षणिक बल के मध्य का कोण बताना है। उस पर लगने वाले तात्क्षणिक जो है उसके बल मध्य का कोण निकालना है अपने को। तो सबसे पहले आपको सदिश में ये सिखाया हुआ है कि 2 सदिश होते हैं, उनके बीच का कोण निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले दोनों टाइप के सदिश तो पता होने चाहिए अपने को। ये तो पता होना चाहिए कि सदिश क्या है। तो पहला सदिश है संवेग, तो आप संवेग को लिखो। संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखिए मास इंटू वेलोसिटी। मास है 2 केजी का, इसको वेलोसिटी से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2v नोट। साइन टी जो है वो तो आई कैप में है, और कोस टी जो है बच्चों वो जे कैप में है। साइन टी जो है वो आई कैप में है और कोस टी जो है वो जे कैप में है। बिल्कुल सही बात है भाई, 90 डिग्री का एंगल आ गया, बहुत शानदार बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर संवेग आ गया, अपने को निकालना है बल। कौन सा बल, तात्क्षणिक। सुन लो ध्यान से, कौन सा बल, तात्क्षणिक। तो औसत निकालना होता है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करते हैं, तात्क्षणिक निकालना होता है तो क्या करते हैं, डीपी बाई डी टी करते हैं। क्या करते हैं, डीपी बाई डी टी करते हैं। तो डीपी बाई डी टी, तो डीपी बाई डी टी, यानी आपको ये जो संवेग दे रखा है इसका अवकलन करेंगे। ये जो संवेग दे रखा है इसका अवकलन करो, तो कर दो भैया। 2v नोट तो कांस्टेंट है, ओके। साइन टी का अवकलन क्या होगा, तो साइन टी का अवकलन होगा कोस टी, ये तो आ जाएगा आई कैप में। कोस टी का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन टी, तो ये माइनस साइन टी आ जाएगा आपका जे कैप में। तो समझ लीजिए बच्चों, ये आपको संवेग दे रखा था, बल आपने निकाल लिया। बल कितना निकला, 2v नोट। कोस टी आई कैप में है और साइन टी जे कैप में है, इनके बीच का कोण निकालना है। इसके और इसके बीच का कोण निकालना है, संवेग और बल के बीच का कोण निकालना है। बताइए भाई, ठीक है ना, संवेग और बल के बीच का कोण बताना है भाई। बताइए बच्चों क्या रहेगा, संवेग और बल के बीच का कोण जो है वो आपको बताना है। यहां पर क्लियरली बताओ, सिंपल सा 90 डिग्री का, सीधी सी कहानी है यार। क्या प्रॉब्लम है कि सर ये 2 सदिश है, 2 सदिशों के बीच में कोण निकालना क्या सिखाया था, 2 सदिश है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। एफ डॉट वी क्या आता है, एफ का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, और क्या आ जाता है आपका कोस थीटा। तो ऐसा करने से उनके बीच का कोण आ जाता है। ठीक है,
तो कोस थीटा जो है बच्चों वो क्या आएगा, एफ डॉट वी बटा में एफ का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड, एफ डॉट वी बटा में एफ का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट करो और कोस थीटा निकालो। तो भैया एफ और वी का इनका डॉट प्रोडक्ट करना तो सीखा है ना अपन ने, पूरा एकदम अच्छे से वेक्टर पढ़ा है, तो आपको एफ डॉट वी का डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो एफ डॉट पी, वी नहीं सॉरी क्या, पी, एफ डॉट पी, पी संवेग है ना, एफ डॉट पी, तो एफ डॉट पी बटा में एफ का मैग्नीट्यूड अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड। तो एफ डॉट पी करके बताओ, यहां से डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि भाई P और F को दोनों में I वाले को I से गुणा कर देते हैं और J वाले को J से गुणा कर देते हैं। तो इसको इसके साथ गुणा करना है, तो 2 को 2 से किया 4, V0 को V0 से किया तो ये 4 V0 तो हो गया। I वाले को I से कर दो और J वाले को J से कर दो, तो sin t और cos t, sin t और cos t को गुणा किया, ये आ गया sin t cos t। क्या आ गया, sin t cos t। यहां पर cos t को माइनस sin t से गुणा किया, cos t को माइनस साइन टी से गुणा किया, तो ये आ गया माइनस cos t sin t। तो भैया बात तो एक ही है ना यार, ये भी cos t sin t है, ये भी cos t sin t है, दोनों को गुणा किया, देखा कि cos t sin t एक प्लस में एक माइनस में, आंसर आ गया 0। तो सीधा सा f डॉट p आपका आंसर क्या आ गया, 0। और किन दो सदिशों के बीच का कोण 90 होता है, किन्हीं दो सदिशों के बीच का कोण 90 होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये बात तो पता है ना। कोस थीटा, अगर ये आंसर 0 आ गया तो कोस थीटा बराबर कितने का आंसर 0 होता है, 90 डिग्री का। तो सीधा सा बोलेंगे एफ डॉट पी कितना है, 90 डिग्री है, एफ डॉट पी कितना है, 90 डिग्री है। सीधा सा देखिए ध्यान से, एक एक चीज को देखिए। एक एक चीज को देखिए और इसमें से देखिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो नई है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नया है, बाकी चीजें आप लोग सारी पढ़ चुके हो। सीधा सा बोला, एक 2 kg का कण चल रहा है, उसका वेग ये है, उसके तात्क्षणिक बल और संवेग के मध्य का कोण। तो सबसे पहले तो वो दोनों निकालो तो सही कि बल और संवेग होता क्या है। तो सर संवेग होता है, वेग को m से गुणा कर दो, तो ये वेग है, इसको 2 से गुणा किया, ये संवेग आ गया। संवेग का अवकलन करने से आपको बल मिल गया, संवेग का अवकलन करने से अपने को क्या मिल गया, बल मिल गया, ठीक है ना। संवेग का अवकलन करने से अपने को बल मिल गया, तो साइन टी का कोस टी और कोस टी का माइनस टी, साइन टी का कोस टी और कोस टी का माइनस साइन टी मिल गया भैया। अब इसका और इसका सर गुणा कर दो, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है कि सर आई को आई से गुणा करते हैं और जे को जे से करते हैं। तो साइन को, ये आई को आई से किया तो साइन और कोस का गुणा क्या आया, साइन टी कोस टी, कोस टी को साइन टी से गुणा किया तो क्या आ गया, कोस टी माइनस साइन टी, ठीक है ना। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सिंपल सी। अच्छा, अब जब ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे वाला कैलकुलेट करने की जरूरी है क्या? ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे वाला कैलकुलेट करने की जरूरी है क्या? फिर तो अपनी मूर्खता होगी ना, जब अपने को पता ही चल गया कि भाई ऊपर 0 है तो नीचे 10 आए, 20 आए, 30 आए, उत्तर तो 0 ही आना है ना, उत्तर तो 0 ही आना है। तो टेंशन कहां है, ठीक है, टेंशन कहां है, सीधा देख लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। चलिए ओके, ये है आपके कुछ न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित क्वेश्चन, हालांकि आगे भी यही पढ़ते रहेंगे। अब जल्दी से लगा दीजिए न्यूटन का तृतीय नियम और बताइए न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। न्यूटन का तृतीय नियम, क्या नियम है तृतीय नियम? तो सर न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से जो है बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह बात आपको समझनी है, ठीक है ना। ओके, कि नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये एक साथ ही होगी, ठीक है ना। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, नाम सुन के क्या लगता है, पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन हुआ,
पहले एक्शन हुआ और फिर क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। नहीं, एक साथ होती है ये चीजें। क्या होती है, एक साथ होती है। तो इस नियम के आधार पर क्या है कि ये एक निकाय है ए, ये निकाय है बी। यदि ए बी पर बल लगाता है, एफ, ए बी पर बल लगाता है एफ, तो बी ए पर बल लगाएगा। क्या बल लगाएगा, बल लगाएगा, क्या लगाएगा, माइनस एफ। यही तो है ना नियम, यही तो नियम है ना क्रिया प्रतिक्रिया का, यही तो नियम है। और क्या है, अगर ए बल लगाता है बी पर एफ, तो बी भी बल लगाएगा एफ, बस आगे माइनस आ जाएगा यानी विपरीत दिशा में। और बात को मैं बताऊं, एक ही समय पर, ये लिखना है ना, एक ही समय पर, एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा ना, एक साथ होगा। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें कि गन से जो बुलेट बाहर निकलती है, गोली से, बंदूक से जब गोली बाहर निकलती है, तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों चीजें एक साथ होती है। गोली को किसी सही जगह पर लगाने का प्रैक्टिस क्यों करवाई जाती है, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? अगर क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात नहीं होती तो किसी को ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं थी। साउथ के जो एक्टर्स करते ऐसे टक टक टक, ऐसे आंखें बंद करते, ऐसे ठा ठा ऐसे चलाते रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको प्रॉपरली सेट करना पड़ता है। ठीक है ना। आपने कभी भी अगर अच्छी मूवी में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब गोली को फायर किया जाता है बच्चों, तो सेम टाइम पर जब गोली बाहर निकल रही होती है, यानी बारूद ने जिस समय गोली पर आगे की ओर बल लगाया, सेम उसी समय पर गोली जो है वो बारूद पर यानी पूरे गन पर बल लगा रही होती है। और उसको संभालने के लिए आपको अपने हाथ को यहां से टाइट पकड़ना पड़ता है, वरना निशाना चूक सकता है, क्योंकि झटका लगेगा सेम उसी जगह पर और उसी टाइम पे गोली बाहर निकलेगी तो निशाना चूक सकता है। ठीक है ना। इसलिए हाथ को पकड़ के टाइट रख के सीधा रखने के लिए आपको यह बोला जाता है। बड़ी जो गन होती है उसको कंधे का सहारा दिया जाता है कि इसको यहां पे सटा के रखे ताकि वो हिले नहीं और गोली सही निशाने पर जाके लगे। गोली सही निशाने पे, जैसे स्नाइपर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, पहले ट्राइपॉड रखा जाता है, ऐसे उस ट्राइपॉड पे रखा और रखने के बाद में यहां पर मतलब वो पीछे कंधे का सहारा लगाते हैं और कितनी सारी बातों के बाद में वो वहां पे निशाना सही लगता है। अगर थोड़ी सी भी वहां पे ढीला रह जाए स्नाइपर तो निशाना चूक जाएगा। ठीक है ना। इसका और अच्छा एग्जाम्पल आप कहां से देख सकते हो, पाइप होता है अपने घरों में पानी वाला, उसको आप लोग छोड़ दो और फिर पानी का नल उससे चलाओ, तो पानी जब बाहर निकलता है सेम टाइम पे पाइप भी पीछे की ओर जाता है। अगर आपने देखा होगा कि पाइप अपने आप ऐसे हिलने लग जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे कि वो सेम उसी टाइम पर ऐसे पीछे की ओर हिलने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पानी जब बाहर निकलता है तो पानी जब बाहर निकलता है तो सेम उसी टाइम पर पाइप जो है वो भी बैक साइड में जाते हैं। ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोई निकाय बी पर बल लगाएगा एफ, तो उसी समय निकाय बी भी ए पर बल लगाएगा एफ, जो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। इसलिए इसके आगे मैंने क्या लगा दिया कि माइनस एफ, विपरीत दिशा में होगा, तो इसलिए इसके आगे क्या बोल देते हैं कि माइनस एफ होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एफ हो जाएगा। तो ये है तृतीय नियम। तो तृतीय नियम बेसिकली एक्शन रिएक्शन है डेफिनेटली, लेकिन मेरा इसमें समझाने का कारण यह था बच्चों कि आप ये समझ लो कि ये दोनों चीजें, एक्शन और रिएक्शन की जो चीजें हैं वो एक ही समय पर होती है। लेकिन क्या ये दोनों एक ही निकाय पर होती है? नहीं, ये अलग अलग निकाय पर होती है। अभी जो क्वेश्चन किए थे ना वो दूसरे नियम पे ही किए थे, वो सब उसी के उदाहरण है ना। तो ये जो चीजें हैं आपको यहां से समझना है कि एक ही समय पर लगते हैं, लेकिन दोनों एक बॉडी पर नहीं लगते हैं, वो अलग अलग निकाय पर लगते हैं। एक बल लग रहा है ए पर तो दूसरा बल लग रहा है बी पर। गहते पर गिरती है तो टाइम कम होता है। ये क्या है, कोई वस्तु किसी गहते पर, ये मैं समझा नहीं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? न्यूटन का तृतीय नियम खत्म कर दें अपन। ठीक है ना। ये हो गया न्यूटन का तृतीय नियम। अब कुछ बलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे
कुछ जो बल है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। और सबसे पहले बल जो है आपको मैंने बता दिया कि बाहर जो भी बल हम लोग देखने वाले हैं वो दो ही होंगे, या तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल होगा, या तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा या विद्युत चुंबकीय बल होगा। तो जितने भी ये हम पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, ये सबके सब किस में आने वाले हैं सर? ये सारे के सारे एक ही चीज में आने वाले हैं, ये आने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो कुछ बलों के बारे में पढ़ लेते हैं जो अपने को बनाने में काम में आएंगे। तो कुछ बलों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बल हमें देखना है। बल, तो महत्वपूर्ण बल की बात करें तो सबसे पहला अपना आता है भार, वेट। पृथ्वी की पृष्ठ पर या थोड़ी बहुत ऊंचाई पर, ठीक है ना, ऊंचाई, ठीक है ना, पृथ्वी की पृष्ठ पर या थोड़ी बहुत ऊंचाई, जहां पर पृथ्वी की पृष्ठ पर या थोड़ी बहुत ऊंचाई, जिन ऊंचाइयों पर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के सामने वो ऊंचाइयां बहुत कम होती है। यानी हम बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि पृथ्वी की पृष्ठ पर, पहली बात तो पृथ्वी पर ही रखा हुआ हो, पृष्ठ पर या कुछ ऊंचाई h, जहां पर h बहुत बहुत कम है पृथ्वी की त्रिज्या से, RE यानी पृथ्वी की त्रिज्या से, पर कोई छोटा निकाय, छोटा मतलब पृथ्वी के सामने उसका आकार छोटा हो, छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे अपने को एक आदमी चल रहा है, एक बस चल रही है, वो मान लेंगे, क्योंकि पृथ्वी के सामने तो वो बहुत छोटा सा ही है, ठीक है ना। तो कोई छोटा निकाय है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा का क्या मतलब हुआ? ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब हो गया, मैं सारी बातें लिख रहा हूं ये समझ लेना, ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब हो गया पृथ्वी के केंद्र की ओर। सिंपल सी बात, यहां पर मैं करूं तो पृथ्वी के केंद्र की ओर। किसकी बात? पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बल लगता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। और वो जो बल है बच्चों, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो वहां पर लगता है, वो बल आपका बेसिकली किसके बराबर लगता है? m इंटू जी, जहां m जो है वो निकाय का द्रव्यमान है, m जो है वो किसका द्रव्यमान है? निकाय का द्रव्यमान है। किसका है? निकाय का द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान। और g जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, g जो है वो क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो कोई भी चीज सुनने से पहले समझना जरूरी है। तो सर भार, ये हम लोग अप्लाई करते हैं और हर कोई जानता है कि mg 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 लगते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि यार mg का बेसिकली क्या मतलब है। तो mg मतलब होता है कि उस m यानी उस निकाय का द्रव्यमान और g यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन वो कब लगाया जा सकता है? ये सारी चीजें सुने कि वो या तो पृथ्वी की पृष्ठ पर हो, यानी निकाय या तो पृथ्वी की पृष्ठ पे हो, या फिर कहां हो? थोड़ी बहुत ऊंचाई पर, 100 200 300 मीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी चलेगा, टेंशन नहीं लेनी है। और उससे ऊपर हम ग्रेविटेशन में पढ़ लेंगे, उससे ऊपर जाएगा तो क्या करना है? वो ग्रेविटेशन में पढ़ लेंगे। तो सर थोड़ी बहुत ऊंचाई पर जब होता है तो उस केस में हम लोग बात कर लेते हैं कि उस पर एक बल लगता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ऊर्ध्वाधर दिशा का क्या मतलब होता है कि ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर। किसकी ओर? पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है ना, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगता रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? mg। जनरली हम बात करते हैं, जनरली जब भी बात करते हैं कि ये एक आदमी खड़ा है, ये एक आदमी खड़ा है, तो इस पर बल क्या लगता है? सर ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधा नीचे की ओर। सीधा नीचे की ओर मतलब क्या है? यहां पे पृथ्वी के केंद्र की ओर, जहां m इसका खुद का द्रव्यमान है और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 ले सकते हैं। कैलकुलेशन मेथड से हम 10 बोलते हैं, एग्जैक्टली अपनी सरफेस पे 9.8 है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना?
यहां तक सीधा हो गया, m बराबर mg। ये तो सब पढ़ ही चुके हो ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। भार, वेट, हमेशा जब हम बात करेंगे ग्रेविटी में हम पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी में हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा। किस पर? जो भी निकाय जिसके पास खुद का द्रव्यमान m है उस पर नीचे की ओर क्या लगेगा? mg। जो भी निकाय m है उस पर क्या लगेगा? mg। अरे लगता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना? ये तो सब लोग जानते हैं, m मास है तो नीचे की ओर mg लगता है। वो नीचे की ओर का बेसिक मतलब क्या है? अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो उस नीचे की ओर का बेसिकली मतलब है पृथ्वी के केंद्र की ओर। बाकी हम लोग जनरली बोल देते हैं कि पृथ्वी स्पाट की तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं छोटे हाइट्स के लिए, तो वो नीचे की ओर सीधा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर बात करें दूसरा जो आपका बल आता है, दूसरा जो बल आता है संपर्क बल, यानी संपर्क में कोई चीजें रखी हुई है तो उस पर बल लगता है। तो संपर्क बल में दो चीजें होती है बच्चों, ध्यान से बताते हैं। तो संपर्क में एक चीज जो होती है वो तो घर्षण बल है। घर्षण बल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। संपर्क बल में मतलब संपर्क बल को मैं और क्लियर कर दूं, दो संपर्क पृष्ठों के मध्य का बल, और क्लियर कर देता हूं ना, दो संपर्क पृष्ठों के मध्य का बल। तो दो संपर्क पृष्ठों के मध्य का बल, एक इसमें घर्षण आता है, एक पहला आता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या आता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सब लोग जानते हो, बस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 2 नंबर पे आता है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों बात अगर की जाए दो संपर्क से, संपर्क का मतलब क्या है कि भाई संपर्क का क्या मतलब है? तो संपर्क का मतलब है यहां पर कि जैसे दो पृष्ठ है वो संपर्क में है, दो पृष्ठ जो है वो संपर्क में है, तो ये यहां पर दोनों जो संपर्क पृष्ठ है उसके लिए ये जो है यहां पर ये ऐसे संपर्क में है, तो इनके बीच में क्या लग सकता है? तो या तो इन पे नॉर्मल प्रतिक्रिया बल लगेगा या घर्षण बल लगेगा, उसके बारे में बात की जाती है। क्या है भाई? नहीं भैया मेरी तरफ से कुछ नहीं है नरेंद्र, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है। ओके, दो संपर्क पृष्ठों के मध्य का बल लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल है। हाँ सब यही आएगा, टेंशन स्प्रिंग सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ही है। हाँ शान बल तो घर्षण बल की तरह ही है, वो फ्लूइड में लगा है ना, और क्या है। ओके, तो पहला हमें यह पढ़ना है बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, उसके अलावा अपने पास स्प्रिंग फोर्स आएगा, उसके अलावा यहां पर तनाव बल आएगा। ये 2-4 चीजें पढ़नी है, तो इसकी शुरुआत कल से कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये एक बार देख लेना। आपको मैंने कहा है कि जो नए बच्चे जिनका बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ वो एक बार एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते रहे, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो मैंने बोला ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है सारे। हाँ वो तो आप होगा ना, संडे को टेस्ट तो है ही, ठीक है ना। क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करते इसलिए एक साथ पढ़ते हैं, ये बताया है ना किनेमैटिक्स में भाई। सारी चीजें बल पर थोड़ी निर्भर करता है, किसी का आना बल पर निर्भर थोड़ी करता है, किसी का आना बल पर नहीं, आने में लगा जो समय वो त्वरण पर निर्भर करता है, और त्वरण में द्रव्यमान तो हट ही जाता है। बता दिया जाएगा विराजपाल आपको, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेना, नॉर्मल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। बस यहां तक भार जो होता है वो mg होता है, ये समझ लेना, लेकिन क्यों होता है कैसे होता है वो मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर कल यहीं से शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू सो मच।